हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है मॉडिफिकेशंस ऑफ साइफोनो स्टील। स्टूडेंट्स, प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने टाइडोफाइट्स में स्टीलर सिस्टम या रंभतंत्र के बारे में पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा कि एक स्टीलर सिस्टम मुख्य रूप से दो प्रकार का हो सकता है, प्रोटोस्टील ठोस रंभ या साइफोनो स्टील नाल रंभ। नाल रंभ या साइफोनो स्टील उसे कहते हैं जिसमें स्टीलर सिस्टम के सेंटर में पित्त या मज्जा उपस्थित होती है। इसी साइफोनो स्टील के मॉडिफिकेशंस या टाइप्स के बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। मॉडिफिकेशंस ऑफ साइफोनो स्टील। साइफोनो स्टील की कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे सोलिनो स्टील, ऐसा स्टील जिसमें नॉन ओवरलैपिंग लीफ ट्रेसेस हैं उसे हम सोलिनो स्टील कहते हैं। डिक्टियो स्टील, ओवरलैपिंग लीफ ट्रेसेस, जहाँ पर स्टेम के एक ही जगह से बहुत सारी पत्तियाँ सर्पिलाकार क्रम में या चक्राकार क्रम में निकल रही हों और मेन स्टेम से जो वेस्कुलर सप्लाई पत्तियों को जाती है जिसे हम लीफ ट्रेसेस कहते हैं वो ओवरलैपिंग होती हैं। पॉलीसाइक्लिक, बहुचक्रीय साइफोनो स्टील, टू और मोर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, जैसा कि टेरिस में पाया जाता है। इसके अंदर जो वेस्कुलर टिश्यू है उसके एक से ज़्यादा चक्र मौजूद होते हैं। सोलिनो स्टील, the successive leaf gaps in the steel do not overlap each other and are considerably apart from each other is called soleno steel। ऐसा स्टीलर सिस्टम या ऐसा रंभतंत्र जिसके अंदर लीफ गैप्स ओवरलैपिंग नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने लीफ गैप्स और लीफ ट्रेसेस के बारे में पढ़ा था कि मेन स्टेम से पत्तियों को जो वेस्कुलर सप्लाई होती है वो लीफ ट्रेस कहलाती है और एक लीफ ट्रेस के ऊपर जो पैरेन्काइमेटस या मृदुतकीय कोशिकाएं पाई जाती हैं उसे हम लीफ गैप कहते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, लीफ ट्रेस ये हमारा मेन वेस्कुलर बंडल है। इसके यहाँ से मेन स्टेम से जो सप्लाई लीफ की ओर जाती है वो इस लीफ ट्रेस से जाती है और यहाँ पर जो कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स या गैप दिखाई देता है उसे हम लीफ गैप कहते हैं। अब सोलिनो स्टील का जो स्टीलर सिस्टम है उसके अंदर लीफ गैप या लीफ ट्रेस नॉर्मली एक जगह से एक ही निकलता है, इसीलिए यहाँ पर ओवरलैपिंग लीफ ट्रेसेस नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के स्टील को जिसके अंदर एक सिंगल लीफ गैप और लीफ ट्रेस मौजूद होता है उसे हम सोलिनो स्टील कहते हैं। टाइप्स ऑफ सोलिनो स्टील। अब जो सोलिनो स्टील है मीन्स पित्त मौजूद हो, क्योंकि हम साइफोनो स्टील के टाइप मॉडिफिकेशंस पढ़ रहे हैं तो पित्त मौजूद है मीन्स ये एक साइफोनो स्टील है। ऐसा साइफोनो स्टील जिसमें नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप्स होते हैं या लीफ ट्रेस, जैसे एक ही लीफ ट्रेस है और एक ही लीफ गैप है, तो ये सोलिनो स्टील होगा। अब इस सोलिनो स्टील के भी दो प्रकार होते हैं, एक्टोफ्लोइक सोलिनो स्टील और एम्फीफ्लोइक सोलिनो स्टील। एक्टोफ्लोइक, फ्लोएम इज प्रेजेंट ओनली ऑन आउटर साइड। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फ्लोएम है वो सिर्फ जाइलम के बाहर की तरफ मौजूद हो। इस तरीके का जो स्टीलर सिस्टम होता है जिसके अंदर एक लीफ ट्रेस हो, नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप्स हों और फ्लोएम बाहर की तरफ सिचुएटेड हो, उसे हम एक्टोफ्लोइक सोलिनो स्टील कहते हैं। इसी तरीके से अगर फ्लोएम इज प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड ऑफ द जाइलम, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं अंदर और बाहर दोनों ही तरफ फ्लोएम मौजूद है और बीच में जाइलम है, तो इस तरीके से आउटर फ्लोएम और इनर फ्लोएम जब हमारे सोलिनो स्टील के अंदर मौजूद होता है तो इस प्रकार के स्टील को हम एम्फीफ्लोइक सोलिनो स्टील कहते हैं। तो एक्टोफ्लोइक मीन्स सिर्फ बाहर की तरफ फ्लोएम मौजूद है, एम्फीफ्लोइक मीन्स जाइलम के अंदर और बाहर दोनों तरफ फ्लोएम मौजूद है, तो इस प्रकार की स्टील को हम
एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील कहते हैं। डिक्टियोस्टील, ये साइफोनोस्टील का दूसरा मॉडिफिकेशन है। इन द मोर एडवांस्ड साइफोनोस्टील ऑफ टेरोप्सिडा द सक्सेसिव गैप्स में ओवरलैप ईच अदर। यहाँ पर ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर स्टेम के एक ही भाग से सर्पिलाकार क्रम में या चक्राकार क्रम में पत्तियां निकल रही हैं, तो वहाँ पर स्टेम का अगर हम टीएस काटें तो एक ही जगह से बहुत सारी पत्तियों को जो वेस्कुलर सप्लाई जा रही है, उसकी वजह से जो लीफ ट्रेसेस और लीफ गैप्स हैं वो बहुत सारे हैं। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक जो हमारा स्टील है उसके अंदर यहाँ से भी लीफ गैप है, यहाँ से भी। तो इस तरीके से बहुत सारे लीफ ट्रेसेस और लीफ गैप एक ही स्टेम की एक ही तरफ से जब निकल रहे हैं तो वो ओवरलैपिंग लीफ गैप्स होते हैं, और इस तरीके का स्टील हमारा डिक्टियोस्टील कहलाता है। द साइफोनोस्टील्स विद ओवरलैपिंग लीफ गैप्स आर नोन एज डिक्टियोस्टील। तो अगर हमारे साइफोनोस्टील में नॉन ओवरलैपिंग साइफोनोस्टील है तो उसे हम सोलिनोस्टील कहेंगे, और अगर ओवरलैपिंग जो हमारे स्टील हैं, लीफ गैप्स हैं, तो उसको हम डिक्टियोस्टील कहेंगे। In such cases, the intervening portion of the vascular tissue between lateral to such leaf gaps is known as meristele. Each meristele is of protostelic type. अब हमने देखा कि ऐसा स्टील जिसके अंदर एक से ज़्यादा लीफ गैप्स मौजूद हैं और एक से ज़्यादा लीफ ट्रेसेस मौजूद हैं, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग लीफ गैप्स होंगे। जैसा कि इस स्केलेटन डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये भी लीफ गैप, ये इस तरीके से बहुत सारे लीफ गैप्स ओवरलैपिंग हैं और बहुत सारे लीफ ट्रेसेस स्टेम की एक ही जगह से निकल रहे हैं। तो इस प्रकार का जो स्टील है, वहाँ पर जो सेंट्रल हमारा वेस्कुलर सिस्टम है वो कुछ पोर्शंस में डिवाइड हो जाता है, और ये जो अलग अलग छोटे छोटे वेस्कुलर बंडल बन जाते हैं, इन्हें हम मेरिस्टील कहते हैं। तो एक डिक्टियोस्टील के अंदर बहुत सारे मेरिस्टील मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक मेरिस्टील है उसकी इंडिविजुअल एंडोडर्मिस मौजूद है, और यहाँ पर जो जाइलम है वो फ्लोएम से घिरा हुआ है। ये देखिए, इस तरीके से अगर सेलुलर डायग्राम को हम देखें तो हम देख सकते हैं कि एक जो नॉर्मल स्टील जो एक सर्कल में होना चाहिए, उसकी जगह पर ये लीफ गैप्स की वजह से हमारा जो स्टील है वो 3 पोर्शंस में डिवाइड हो गया है, और जो इंडिविजुअल स्टील है जिसे हम मैरी स्टील कहते हैं, ये एक प्रोटोजाइलम की तरह हो गया, प्रोटोस्टील की तरह हो गया है। यहाँ पर सेंटर में जाइलम की कुछ कोशिकाएं जिसे फ्लोएम ने घेरा हुआ है, और बाहर से पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस मौजूद है, जैसा कि हम प्रोटोस्टील या ठोस रंभ में पढ़ते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारे प्रोटोस्टील हमारे डिक्टियोस्टील में मौजूद होते हैं, जिसे हम मेरिस्टील कहते हैं। एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल और एम्फी क्राइबल वेस्कुलर बंडल, ऐसे ये डिक्टियोस्टील के 2 टाइप्स हैं, जिसके अंदर एम्फी क्राइबल और एम्फी वेसल स्टीलर सिस्टम कहलाता है, वेस्कुलर बंडल कहलाते हैं। एम्फी वेसल, वन इन विच द फ्लोएम इज सराउंडेड बाय जाइलम। यहाँ पर जो फ्लोएम है वो दोनों तरफ से जाइलम के द्वारा घिरा हुआ है, इसीलिए इसे हम एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। लेकिन एम्फी क्राइबल के अंदर जो है फ्लोएम सराउंड्स जाइलम, फ्लोएम है वो जाइलम को चारों ओर से घेरे रहता है। तो इस तरीके से डिक्टियोस्टील के 2 प्रकार हो गए, एम्फी क्राइबल और एम्फी वेसल। पॉलीसाइक्लिक स्टील या बहुचक्रीय स्टील, this type of stellar organization is the most complex one amongst all vascular cryptogames। हमारे जो टेरिडोफाइट्स में सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स स्टीलर सिस्टम है उसे हम पॉलीसाइक्लिक स्टील कहते हैं। Such type of steels are साइफोनोस्टीलिक इन स्ट्रक्चर। डेफिनेटली जो एडवांस टाइप का स्टील है उसके अंदर पित्त या मज्जा मौजूद होती है, इसीलिए ये साइफोनोस्टील है।
Each such steel possesses an internal vascular system connected with an outer siphonostele. यहाँ पर एक से ज़्यादा चक्र मौजूद होते हैं साइफोनोस्टील के, और एक चक्र दूसरे चक्र से इंटरकनेक्टेड रहता है. सच कनेक्शंस आर ऑलवेज फाउंड एट द नोड. और इस तरीके की जो कनेक्शन है जब आपस में जुड़े हुए हैं वो नोड्स या पर्व संधियों पर मौजूद होते हैं. A typical polycyclic steel possesses two or more concentric rings of vascular system. अगर हमारे जो vascular system है उसके अंदर vascular tissue के एक से ज़्यादा चक्र मौजूद हैं तो उसे हम polycyclic steel कहेंगे. यहाँ पर हम polycyclic सोलिनोस्टील, polycyclic डिक्टियोस्टील और पॉलीस्टील को देख सकते हैं. polycyclic सोलिनोस्टील क्योंकि यहाँ पर एक ही लीफ गैप है और एक ही लीफ ट्रेस है, मीन्स नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप और लीफ ट्रेसेस मौजूद हैं, इसीलिए इसे हमने सोलिनोस्टील कहा. और यहाँ पर वेस्कुलर सिस्टम के दो चक्र मौजूद हैं, एक इनर और एक आउटर, इसीलिए ये पॉलीसाइक्लिक सोलिनोस्टील है. इसी प्रकार से जो पॉलीसाइक्लिक डिक्टियोस्टील की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 चक्रों में हमारे स्टीलर सिस्टम मौजूद हैं और यहाँ पर एक से ज़्यादा लीफ गैप्स और लीफ ट्रेसेस मौजूद हैं, मीन्स ओवरलैपिंग लीफ गैप्स मौजूद हैं, तो ये डिक्टियोस्टील है और एक से ज़्यादा चक्र हैं, इसीलिए पॉलीसाइक्लिक डिक्टियोस्टील. और पॉलीस्टील जहाँ पर एक से ज़्यादा स्टील मौजूद हों, जैसे हम देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4, ये 4 स्टील मौजूद हैं, तो इसे हम पॉलीस्टील या बहुस्टील कहेंगे. तो इस तरीके से हमारे साइफोनोस्टील में अगर एक से ज़्यादा चक्र मौजूद हों तो उसे हम पॉलीसाइक्लिक साइफोनोस्टील कहते हैं. यू स्टील. There is one more modification of the siphonosteel known as U-steel. Here, the vascular system consists of a ring of कोलेट्रल एंड बाइकोलेट्रल वैस्कुलर बंडल्स. यहाँ पर जो हमारे वैस्कुलर बंडल हैं या वैस्कुलर टिश्यू है, एक सिंगल रिंग में होने की बजाय यहाँ पर बहुत सारे कोलेट्रल और बाइकोलेट्रल वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं और सेंटर में पित्त या मज्जा उपस्थित होती है, इसीलिए इसे साइफोनोस्टील का मॉडिफिकेशन कहा जाता है. इन सच स्टील्स द intervascular areas and the leaf gaps are not distinguished from each other very clearly. और इस प्रकार का जो स्टील होता है उसके अंदर इंटरवेसिकुलर एरियाज मीन्स जो हमारे जाइलम और फ्लोएम के बीच का जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता है और जो लीफ गैप्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्लियरली सेपरेट नहीं होते हैं. द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप इज़ एक्वीसीटम. ये यू स्टील एक बहुत ही एडवांस टाइप का स्टीलर सिस्टम है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा एक सेंटर में स्टील होता है वो बहुत सारे टुकड़ों में बंट गया है और यहाँ पर जो लीफ गैप्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं हैं. इसी तरीके से एटेक्टोस्टील जो मोनोकॉट्स के अंदर पाया जाता है, इसके अंदर जो कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल्स हम देख रहे हैं, ये जो कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल्स हैं वो बीच के अंदर स्कैटर्ड हैं. इस प्रकार के जो अरेंजमेंट होते हैं उसे हम एटेक्टोस्टील कहते हैं. टाइप्स ऑफ कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स. ऐसे वैस्कुलर बंडल जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम आपस में एक साथ हैं उसको हम कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं. ये जो कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, कोलेट्रल और बाइकोलेट्रल. कोलेट्रल मीन्स जहाँ पर जो हमारे देख सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम, जबकि बाइकोलेट्रल के अंदर जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम मौजूद हैं, इनर फ्लोएम एंड आउटर फ्लोएम. और अगर सिर्फ एक फ्लोएम और जाइलम है तो इस तरीके के बंडल जो हैं वो कोलेट्रल कहलाते हैं. अब कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल दो तरीके के हो सकते हैं, क्लोज्ड एंड ओपन. ऐसे वैस्कुलर बंडल जिसके अंदर कैम्बियम अनुपस्थित होती है उसे हम क्लोज्ड कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल कहेंगे और जहाँ पर कैम्बियम उपस्थित होती है उसे हम ओपन कोलेट्रल बंडल कहते हैं. तो
इस तरीके से अगर हम बहुत एडवांस वेस्कुलर सिस्टम की ओर जाएं, प्रिमिटिव यानी कि प्रोटो स्टील से शुरू करके, तो जो एटेक्टो स्टील है जहां पर वेस्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं, ये वेस्कुलर बंडल्स कोलेट्रल या बाइकोलेट्रल प्रकार के हो सकते हैं और इन्हें हम क्लोज्ड और ओपन वेस्कुलर बंडल्स में डिवाइड कर सकते हैं कैम्बियम की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर। सो स्टूडेंट्स, हमने स्टीलर सिस्टम में जितने भी स्टील्स प्रेजेंट होते हैं टेरिडोफाइट्स में, उन सभी के बारे में पढ़ा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील इन प्लांट्स मेनली 3 प्रकार के हुए, प्रोटो स्टील, साइफोनो स्टील और साइफोनो स्टील का ही मॉडिफिकेशन जिसे हम सोलिनो स्टील कहते हैं। प्रोटो स्टील के कुछ प्रकार हमने पढ़े थे। हैप्लो स्टील, जो सबसे प्रिमिटिव प्रकार का स्टील होता है, जिसके अंदर सेंटर में कुछ जाइलम की कोशिकाएं होती हैं जो अपने चारों ओर फ्लोएम की कोशिकाओं से घिरी रहती हैं। एक्टिनो स्टील, यहाँ पर जो जाइलम है वो स्टार शेप्ड होता है और जाइलम फ्लोएम से घिरा रहता है और स्टार शेप्ड की जो आर्म्स होती है उसके बीच बीच में फ्लोएम मौजूद होता है। प्लेक्टो स्टील, यहाँ पर जो जाइलम है वो प्लेट्स के रूप में डिवाइड रहता है और फ्लोएम इन जाइलम प्लेट्स के बीच बीच में सिचुएटेड रहता है। मिक्स्ड प्रोटो स्टील, जाइलम एज पैचेस इन फ्लोएम, यहाँ पर मिक्स्ड प्रोटो स्टील के अंदर जाइलम के पैचेस फ्लोएम के बीच बीच में सिचुएटेड होते हैं। मिक्स्ड प्रोटो स्टील विद पिथ, यहाँ पर जो जाइलम के पैचेस हैं वो पैरेनकाइमेटस सेल्स के बीच में सिचुएटेड होते हैं और ये साइफोनो स्टील और प्रोटो स्टील के बीच की कड़ी मानी जाती है, क्योंकि प्रोटो स्टील उसे कहते हैं जिसके अंदर पित्त या मज्जा अनुपस्थित होती है, साइफोनो स्टील उसे कहते हैं जिसके अंदर पित्त या मज्जा उपस्थित होती है। अब जो हमारे मिक्स्ड प्रोटो स्टील विद पित्त हैं उसके अंदर जाइलम और फ्लोएम के जो पैचेस हैं वो पैरेनकाइमेटस टिश्यू इसके बीच बीच में प्रेजेंट होता है, तो ये प्रोटो स्टील और साइफोनो स्टील दोनों के बीच की कड़ी मानी जाती है। साइफोनो स्टील, जिसके अंदर पित्त या मज्जा उपस्थित होती है लेकिन नो लीफ गैप, यहाँ पर लीफ गैप्स अनुपस्थित होते हैं। ये क्लेडोसाइफोनिक साइफोनो स्टील है विदाउट लीफ गैप्स, क्योंकि जहाँ पर पत्तियाँ छोटी छोटी होती हैं जैसे कि हम सिलेजिनेला में देखते हैं, वहाँ पर जो पत्तियाँ हैं वहाँ पर वेस्कुलर सप्लाई नहीं होती है, इसीलिए लीफ ट्रेसेस और लीफ गैप्स नहीं होते हैं। और इस तरीके का जो माइक्रोफिलस ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट्स हैं उनके अंदर क्लेडोसाइफोनिक साइफोनो स्टील मिलता है। एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील और एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील हमारे जाइलम और फ्लोएम की कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। अगर फ्लोएम जाइलम के सिर्फ बाहर की तरफ है तो उसको हम एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील कहेंगे, और अगर फ्लोएम जाइलम के दोनों तरफ मौजूद है, फ्लोएम ऑन द बोथ साइड ऑफ जाइलम, तो इस तरीके के स्टील को हम एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील कहते हैं। नेक्स्ट और सबसे एडवांस होता है हमारा सोलिनो स्टील, जिसमें स्टील विद पित्त एंड लीफ गैप, यहाँ पर जो स्टीलर सिस्टम है उसके अंदर पित्त या मज्जा उपस्थित होती है, साथ ही साथ लीफ गैप्स भी उपस्थित होते हैं। ये भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक्टोफ्लोइक एंड एम्फीफ्लोइक। यहाँ पर भी फ्लोएम अगर जाइलम के बाहर की तरफ है तो ये एक्टोफ्लोइक, और फ्लोएम अगर जाइलम की दोनों तरफ मौजूद है तो उसे हम एम्फीफ्लोइक सोलिनो स्टील कहते हैं। डिक्टियो स्टील, अगर ओवरलैपिंग लीफ गैप्स हैं, मीन्स एक ही जगह से बहुत सारे लीफ ट्रेसेस और लीफ गैप्स निकल रहे हैं जो ओवरलैपिंग है, जिसके अंदर बहुत सारे मैरी स्टील मौजूद हैं, तो इस प्रकार के स्टील को हम डिक्टियो स्टील कहते हैं। पॉलीसाइक्लिक स्टील, मैनी सर्कल्स ऑफ वेस्कुलर बंडल, जहाँ पर एक से ज़्यादा चक्र मौजूद हों वेस्कुलर टिश्यू के, इस प्रकार के स्टील को हम पॉलीसाइक्लिक या बहुचक्रीय स्टील कहते हैं। यू स्टील, वेस्कुलर बंडल अरेंज्ड एज ए ब्रोकन रिंग, यहाँ पर जो रिंग है वो एक तरीके से ब्रोकन रिंग के रूप में उपस्थित रहते हैं और छोटे छोटे वेस्कुलर बंडल्स में डिवाइड हो जाते हैं, उसे हम यू स्टील कहते हैं।
एटेक्टो स्टील जो सबसे एडवांस माना जाता है टेरिडोफाइट्स में, इसके अंदर स्कैटर्ड अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल लाइक मोनोकॉट स्टेम, और यहाँ पर मोनोकॉट या एक बीजपत्री पौधों की तरह ही हमारे वेस्कुलर बंडल्स जो पित्त के अंदर बिखरे हुए मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से हमारे टेरिडोफाइट्स में सभी प्रकार के स्टील मौजूद होते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख सकते हैं सबसे प्रिमिटिव प्रकार का जो हमारा स्टील है वो है हैप्लोस्टील। इसके अंदर पित्त अनुपस्थित है, जाइलम फ्लोएम से घिरा हुआ है। दूसरा है यहाँ पर एक्टिनोस्टील, जिसमें हम स्टार शेप्ड जाइलम देख सकते हैं। इसी तरीके से प्लेक्टोस्टील जाइलम प्लेट्स के रूप में डिवाइडेड है, और ये पॉलीस्टील, एक से ज़्यादा स्टील मौजूद हैं। यहाँ पर एम्फीफ्लोइक सोलिनोस्टील हम देख सकते हैं, और साथ ही साथ एक्टोफ्लोइक सोलिनोस्टील। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये एक से ज़्यादा लीफ गैप्स हैं, इसकी वजह से जो हमारा वेस्कुलर बंडल है टुकड़ों में बट गया है, इसको हम डिक्टियोस्टील कहते हैं, और एक डिक्टियोस्टील के अंदर बहुत सारे मेरिस्टील मौजूद हैं। पॉलीसाइक्लिक सोलिनोस्टील, सोलिनोस्टील के एक से ज़्यादा चक्र अंदर और बाहर हम देख सकते हैं, इसीलिए पॉलीसाइक्लिक सोलिनोस्टील। और ये हम पॉलीसाइक्लिक डिक्टियोस्टील का डायग्राम देख रहे हैं। इसके अंदर हमारा जो डिक्टियोस्टील है इसके एक से ज़्यादा चक्र मौजूद हैं। इवोल्यूशनरी सीक्वेंस। स्टूडेंट्स, हमने टेरिडोफाइट्स के सभी स्टील्स के बारे में पढ़ा। इसको पढ़ने के बाद हम ये जान सकते हैं कि प्रोटोस्टील में जो हैप्लोस्टील है वो सबसे प्रिमिटिव प्रकार का, सबसे सिंपल प्रकार का स्टील माना जाता है, जिसमें बस कुछ जाइलम की कोशिकाएं हैं जो फ्लोएम की कोशिकाओं से घिरी रहती हैं। पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस की लेयर उसके बाहर मौजूद होती है जो कॉर्टेक्स से इसको अलग करती है। इस प्रकार के स्टील से बहुत ही एडवांस एटेक्टो स्टील प्रकार का जो मॉडिफिकेशंस या इवोल्यूशन हुआ है, इसको हम इवोल्यूशनरी सीक्वेंस ऑफ स्टीलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। और आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें मोस्ट कॉमन ये क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि टेरिडोफाइट्स में जो स्टीलर सिस्टम का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ। तो यहाँ पर हम स्टीलर सिस्टम के इवोल्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो अभी हमने सभी प्रकार पढ़े स्टीलर सिस्टम के, इसमें एक के बाद एक एडवांसमेंट या मॉडिफिकेशन होता चला जाता है, और प्रिमिटिव हैप्लोस्टील से एडवांस्ड एटेक्टोस्टील का इवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले प्रोटोस्टील का सिंपलेस्ट टाइप हैप्लोस्टील। यहाँ से हैप्लोस्टील से एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील और एक्टिनोस्टील मीन्स प्रोटोस्टील से एक्टिनोस्टील का मॉडिफिकेशंस हुआ, और इसके अंदर जो हमारा जाइलम था वो स्टार शेप्ड हो गया, और जिसको बीच बीच में जो पैचेस थे वहाँ पर फ्लोएम से फिल रहता है। इसी तरीके से जब ये जो ग्रूव्स हैं बढ़ते गए और हमारा जो जाइलम है वो प्लेट्स के रूप में डिवाइड हो गया। स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं हैप्लोस्टील के अंदर हमारा जाइलम बिल्कुल राउंड शेप में है। धीरे धीरे इसके अंदर थोड़े से ग्रूव्स बने और इस तरीके से स्टार शेप्ड जाइलम बन गया। और अब ये अंदर तक अगर ये ग्रूव्स अंदर की ओर बढ़ जाएं तो इस तरीके से हम प्लेक्टोस्टील में देख सकते हैं कि बहुत सारे जो जाइलम हैं वो प्लेट्स के रूप में सिचुएटेड होंगे। साथ ही साथ एक्टो जो फ्लोइक साइफोनोस्टील है उसका निर्माण भी हमारे प्रोटोस्टील से हुआ। प्रोटोस्टील के अंदर बीच में पित्त या मज्जा की जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं उनका विकास हुआ, जिससे साइफोनोस्टील बना। अगर प्रोटोस्टील की सेल के अंदर बीच में हम पैरेन्काइमेटस सेल्स बना दें तो ये हमारा एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील बन जाएगा। इसी तरीके से एक्टोफ्लोइक जो साइफोनोस्टील है इससे साइफोनोस्टील या सोलिनोस्टील का निर्माण हुआ या इवोल्यूशन हुआ। इसके अंदर लीफ ट्रेसेस और लीफ गैप्स बने, जो बाद में अगर बहुत से जो हमारा लीफ गैप्स या लीफ ट्रेसेस ज़्यादा हों तो इससे यू स्टील का इवोल्यूशन या विकास हुआ। इसी तरीके से जो
एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील है, मीन्स अगर साइफोनोस्टील के दोनों तरफ जब फ्लोएम मौजूद है तो एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील से डिक्टियोस्टील का निर्माण होगा। अगर हम इसको कुछ लीफ गैप्स या लीफ ट्रेसेस में बांट दें तो इंडिविजुअल हमारा एक मेरिस्टील बन जाएगा और इस तरीके से एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील से डिक्टियोस्टील का इवोल्यूशन हुआ और यू स्टील से बाद में एटेक्टोस्टील बने, जिसके अंदर मोनोकॉट या एक बीजपत्री पौधों की तरह ही वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड अवस्था में रहते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने देखा सबसे प्रिमिटिव जो प्रोटोस्टील का हैप्लोस्टील है उससे एक्टिनोस्टील, एक्टिनोस्टील से प्लेक्टोस्टील का निर्माण हुआ। साथ ही साथ जो हमारा प्रोटोस्टील है इससे दोनों एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील और एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील का इवोल्यूशन हुआ। जो एक्टोफ्लोइक था उससे हमारे साइफोनोस्टील से सोलिनोस्टील और यहाँ से यू स्टील और एटेक्टोस्टील का इवोल्यूशन हुआ और एम्फीफ्लोइक जो साइफोनोस्टील था उससे डिक्टियोस्टील का इवोल्यूशन हुआ। तो इस तरीके से हमारे टेरिडोफाइट्स के अंदर जो स्टीलर सिस्टम है प्रिमिटिव से एडवांस की ओर डेवलप हुए या इनका इवोल्यूशन हुआ। सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की साइफोनोस्टील के मॉडिफिकेशंस क्या क्या हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, साथ ही साथ टेरिडोफाइट्स में स्टीलर सिस्टम का इवोल्यूशन या विकास किस तरीके से हुआ उसके बारे में हमने पढ़ा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।